नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग परिचित हो चुके हैं हमसे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। सामान्य हिंदी के अंतर्गत विभिन्न टॉपिक्स को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। तो आज मैं केपी गुप्ता इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोगों ने विगत क्लासों में हमने वर्णमाला के बारे में अध्ययन किया था, व्याकरण के बारे में अध्ययन किया था, उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए हम लोग अध्ययन करते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में, जिनके बारे में हमें जानना भी आवश्यक है। चूंकि हम शब्द लिखते तो बहुत हैं, परंतु उनमें थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ गलतियां करते रहते हैं। तो उन गलतियों को दूर करने में भी ये शब्दावलियां आपके काम आएंगी। इसके साथ इन शब्दावलियों से आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, जैसे हम आज पढ़ेंगे अनुनासिक, द्वित्व वर्ण, आगत वर्ण। इससे भी आपके प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में कि द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, निम्न में से कौन सा द्वित्व वर्ण का उदाहरण है, अनुनासिक का प्रयोग कौन सा है, किस शब्द में अनुनासिक का स्वर का प्रयोग हुआ, किस में नहीं हुआ है, ठीक, किस में अनुस्वार का प्रयोग हुआ, किस में नहीं हुआ है, स्वराघात क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, अनुतान क्या होता है, संगम क्या होते हैं। इनके प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस कारण से दोस्तों आज का जो अपना टॉपिक है महत्वपूर्ण शब्दावलियां, हमने इसीलिए इसका नाम भी आज यही रखा है। क्या रखा है दोस्तों? महत्वपूर्ण शब्दावलियां। नाम के अनुसार ये टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। जैसे विगत क्लास में हुआ था, जिसे विगत क्लास में हम लोगों ने अध्ययन किया था दोस्तों, किसके बारे में? रा के प्रयोग के बारे में, कि रा का प्रयोग कैसे और किस रूप में किया जाता है। तो उसी क्रम में आज ये टॉपिक आप पढ़ लेंगे तो आप याद रखिएगा। आपके सामने वर्तमान में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। विभिन्न प्रकार की वैकेंसीज आ चुकी हैं। ठीक, तो जब भी आप थोड़ी बहुत डिमोटिवेट हो तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि सफलता यूं ही अनायास नहीं मिल जाया करती। सफलता यूं ही अनायास नहीं मिल जाया करती। सफलता भी सफल लोगों में से सफल लोगों का ही चयन करती है। तो जब भी आप डिमोटिवेट हो तो आप हमेशा सोचते रहिएगा अभी हमें यदि सफल होना है तो और कुछ अच्छा करना होगा और हमें सीखते रहना होगा। तो इस सीखने की कड़ी में आज की पहली शब्दावली है जो हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्या है दोस्तों? पहली शब्दावली आपकी है, क्या है दोस्तों? पहली शब्दावली आप ध्यान से देखिएगा। पहली शब्दावली आपकी अनुनासिक। ठीक, अनुनासिक। अनु मतलब होता है दोस्तों अनुसरण करना। अनु का मतलब क्या होता है? अनु का मतलब होता है अनुसरण करना, मतलब फॉलो करना। नासिक मतलब ना, मतलब जो ध्वनि नाक को फॉलो करे, नाक के मार्ग को फॉलो करे, उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक। क्या काम है दोस्तों? वह ध्वनि जो नाक के मार्ग को फॉलो करती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। इसमें जो वायु होती है दोस्तों, वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। नाक और मुख दोनों से बाहर निकलती है। अब ये होती कौन सी ध्वनि दोस्तों? तो इसका जो संकेत होता है, याद रखिएगा, अनुनासिक ध्वनि का संकेत, अनुनासिक ध्वनि का संकेत जो होता है दोस्तों वो होता है चंद्र बिंदु। क्या होता है मित्रों? वो होता है आपका चंद्र बिंदु। ये और चंद्र बिंदु जो है तो सदैव कहां पर लगा, जितने भी दीर्घ स्वर होते हैं दोस्तों वहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। क्या होते हैं? उन पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्या कहा हमने, मां। यहां पर क्या है? यहां पर हमारा अनुनासिक ध्वनि का उपयोग किया है। जैसे हमने कहा चांद, ये दीर्घ स्वर है दोस्तों, तो दीर्घ स्वर के ऊपर सदैव ही क्या लगाया जाता है? अनुनासिक लगाया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए जो दीर्घ स्वरों के ऊपर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे या अनुस्वार का, तो दीर्घ स्वर के ऊपर दोस्तों सदैव हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। हाँ, कुछ अपवाद भी होते हैं जहां पर हम अनुनासिक का प्रयोग कर लेते हैं, जैसे हंस। हंस यहां पर होता है दोस्तों, इसका ये हंसना क्रिया है तो क्रिया में भी कहीं कहीं ये प्रयोग हो जाता है। तो ये आपको हो गया अनुनासिक। अनुनासिक में आपने क्या समझा कि जब इनका उच्चारण करेंगे तो वायु नाक और मुख दोनों से बाहर निकलेगी और इसका संकेत होता है चंद्र बिंदु। तो आपसे कभी पूछ लिया जाए निम्न में से किस, मान लीजिए विकल्प में एक लिखा है हंस, दूसरा लिखा है नंद, तीसरा लिखा है श्याम और चौथा लिखा है नांद। क्या लिखा? नांद। तो जब आप ऐसा लिखा तो पूछ लिया निम्न में से किस शब्द में अनुनासिक ध्वनि का प्रयोग हुआ, अनुनासिक वर्ण का प्रयोग हुआ है, तो कहां आपका आंसर हो जाएगा? डी, नांद हो जाएगा। इस तरीके से इसके प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगला लिखते हैं, इसका जस्ट जो विपरीत होता है दोस्तों वो होता है आपका निर्नुनासिक। दूसरी शब्दावली क्या है आज की? निर्नुनासिक।
ये दोस्तों अनुनासिक का बिल्कुल विपरीत होता है। क्या होता है? अनुनासिक का विलोम आपसे पूछा जाए तो अनुनासिक का विलोम सदैव निर्नुनासिक होता है। अब निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है? जब भी आप इनका उच्चारण करेंगे तो वायु सदैव मुख से बाहर निकलती है। वायु सदैव मुख, अर्थात ये आप बोले तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे वर्ण या ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु केवल मुख से बाहर निकलती है क्या कहलाते हैं? निर्नुनासिक ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक, जैसे का, इसमें का, खा, गा, घा, अंगा नहीं आएगा दोस्तों। अंगा आपका निर्नुनासिक नहीं होता है। वो क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। तो क्लियर होगा आपको? क्या पूछा गया? क, ख, ग, घ, आ, छोटा बड़ा, ये सब क्या है आपके? निर्नुनासिक है। अब यहां से दोस्तों आपको थोड़ी बात समझ में आएगी। क्या जितने स्वर होते हैं, स्वर को हम अनुनासिक बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। जितने भी दीर्घ स्वर हैं उनके ऊपर ये आप लगा देते हैं, बिंदु लगा देते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्या? अनुनासिक हो जाते हैं। ईंट लिखते हैं, तो ईंट लिखते हैं दोस्तों, तो क्या होगा? वो आपका अनुनासिक का उदाहरण हो जाता है। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली बात है कि जब हमने दीर्घ स्वर कहा तो मैं लिखा, तो मैं में फिर ये ऐसा क्यों नहीं लगाते अनुनासिक को? में हमें ऐसे लगाना चाहिए, हम क्यों नहीं लगाते? तो इसके पीछे कारण ये है दोस्तों कि हिंदी थोड़ी क्या अपने आप में वैज्ञानिक लैंग्वेज है, देखने सुनने वाली भाषा है। कहते हैं ना देखने सुनने लायक है कि नहीं है। शादी ब्याह में जाते हैं आप तो सबसे पहले ही बोलते हैं लड़का या लड़के देखने सुनने लायक है कि नहीं। तो यहाँ हिंदी भी यही फॉलो करती कि देखने में थोड़ी अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक और हमारी मातृभाषा, और मातृभाषा तो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और इसे राजभाषा की भी दर्जा प्राप्त है, तो इसका तर्जबा क्या है? रुतबा और ऊंचा है, स्थान भी और ऊंचा है। तो यहाँ पर सुधार करते हुए कहा जाता है जब भी दीर्घ स्वर में मात्रा वाले ऊपर कोई मात्रा लगी हो शिरोरेखों के ऊपर, तो इसको इस रूप में न लिख के केवल इस रूप में भी लिखा जा सकता है। ये किस रूप में? इस रूप में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया कि अनुनासिक और निर्नुनासिक कंप्लीट। इसके बाद इसी से कोरिलेटेड एक तीसरा आता है दोस्तों। तीसरा है आपको क्या? अनुस्वार। अनुस्वार। अब इसका संकेत याद रखिएगा। इसका संकेत होता है दोस्तों ये सिरोरेखों पर जो गोला एक बिंदु रखते हैं ना, उसे कहते हैं अनुस्वार। और हमारे श्याम सुंदर दास है, कौन है? एक पंडित श्याम सुंदर दास है। आप बोले तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास, उनका नाम आपको लिखनी याद रखिएगा। डॉक्टर सुंदर, भाषा विज्ञान से संबंधित है डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इन्होंने क्या कहा कि जितने पंचमाक्षर, कौन से? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर कौन कौन से दोस्तों? देखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर है आपका अंगा, इया, ड़, न और म। इनके स्थान पर किसका प्रयोग होना चाहिए? अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इन्होंने क्या कहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कि जो अनुस्वार हैं उनके स्थान पर आप किसका प्रयोग कीजिए? पंचमाक्षर का। पंचमाक्षर के स्थान पर आप किसका प्रयोग कीजिए? अनुस्वार का प्रयोग कीजिए। मतलब अंगा, इया, ड़, न, म, इन सब लिखने के स्थान पर आप अनुस्वार लिख दीजिए, सब वही मान्यता होगी। उसके बाद तीसरी चीज लिखना है दोस्तों कि परिभाषा रूप में या कुछ पूछ लिया जाए थ्योरेटिकल प्रश्न, तो आप याद रखेंगे जैसे हमने अनुनासिक में लिखा था वायु नाक और मुख दोनों से निकलती, तो यहां पर अनुस्वार में आप याद रखेंगे नाक प्लस मुख दोनों तो है इसमें भी, परंतु मुख से अत्यल्प मात्रा में वायु बाहर निकलती है। यहां पर हमने कहा अनुनासिक में क्या कहा दोस्तों? नाक और मुख दोनों से वायु बाहर निकलती, इसमें भी निकलती, परंतु इसमें क्या होता है? मुख से अल्प मात्रा में निकलती। मतलब सिंपल सा है, इसमें आप सिंगर हिमेश रेशमिया बन गए। हिमेश रेशमिया, उसमें कहते हैं ना तेरा ताना तेरा, जब भी ये बोलता है दोस्तों तो हमेशा देखिए नाक से। जितने भी आप हिमेश रेशमिया के गाने सुनेंगे उनमें आपको क्या दिखेगा कि बंदा नाक से ही बोल रहा है। इसमें एक चीज और याद रखिएगा, जैसे हमने कहा दोस्तों, मान लीजिए हमने ये लिखा, ऐसे लिख देना अम, मतलब आ के बाद म का उच्चारण हुआ कि नहीं हुआ? तो अ क्या हो गया आपका? आ हो गया आपका स्वर। माँ क्या होगा? जो माँ माँ का है ना, माँ क्या है? व्यंजन। तो यहां से हमने देखा स्वर, स्वर के बाद जो ये था इसका उच्चारण व्यंजन के रूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो अनुस्वार क्या होते हैं? अनुस्वार दोस्तों स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। तो एक फैक्ट आप ये लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे कि ये स्वर के बाद आने वाले, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन है। क्लियर होगा क्यों है? जैसे मान लीजिए हमने लिखा ऐसे लिखा, पंडित जी हमने पढ़ा प
पा का उच्चारण किया, फिर आ का उच्चारण आया कि नहीं आया, फिर ना का आया कि नहीं आया दोस्तों। ऐसे जब ना का उच्चारण आया तो ये तो क्या, ये व्यंजन हो गया ना, ये स्वर हो गया मतलब। और इससे आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम इसको फिर से आप देखिएगा एक बार गौर से। हमने लिखा अ और म, इसका उच्चारण क्या है, अम पढ़ते हैं, म। अ के बाद क्या आया, इसका जब उच्चारण किया तो ऐसा हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों, अ और म। तो अ के बाद जब म आया तो ये क्या होगा, स्वर और ये व्यंजन। इसका उच्चारण क्या, ये आ रहा। तो इसलिए हमने कहा ये क्या होते हैं, स्वर के बाद आने वाले व्यंजन होते हैं। अब ये कौन कौन से आपको क्लियर होगा, अंग, ण, मा के स्थान पर आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद तीसरा जो हमें अगला पढ़ना है दोस्तों, अगला क्या है, हमें अगले पढ़ना है विसर्ग। आज की चौथी परिभाषा क्या है, विसर्ग। विसर्ग का संकेत होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये आपका संकेत है विसर्ग। तो विसर्ग में आज एक बहुत अच्छी चीज आप लोग सीखेंगे जो आप लोगों को शायद ही पता हो सकता है कुछ को पता हो सकता है किसी को ना पता। तो जब भी विसर्ग होता है दोस्तों, तो मान लीजिए हमने ये लिखा प्रातः, प्रातः, तो आपको उच्चारण क्या सुनाई दिया गया, क्या सुनाई दिया, हमने लिखा दुख, हा सुनाई दे रहा हो, प्रातः सायः, तो आपको क्या सुनाई दिया दोस्तों, आपको सुनाई दिया होगा ह। तो इसका जो ये जो विसर्ग होते हैं दोस्तों, तो इसमें दो चीज होती है, एक होता है उच्चारण, इनका उच्चारण सदैव क्या होता है, हा। उच्चारण सदैव क्या होता है, हा होता है। और लेखन इसका बड़ा अजीब है दोस्तों, लेखन जब इसका लिखित रूप देखते हैं तो इसका लिखित रूप आपका होता है सा। मतलब आपको विसर्ग लगाने की इच्छा नहीं है, विसर्ग को किसमें, देवनागरी रूप में रूपांतरित करना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे ऐसे। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रातः चाहे उस रूप में लिखा रहे चाहे इस रूप में लिखा रहे, ये भी सही है आपका। और जो आपका ये रूप है ना दोस्तों, ये वाला रूप है, ये भी आपका सही है। तो आप यहाँ दो बातें लिख लीजिए कि विसर्ग का संकेत क्या होता है, ये होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, विसर्ग का उच्चारण, विसर्ग का उच्चारण सा होता है, और विसर्ग किस रूप, विसर्ग का उच्चारण हा होता है, और लेखन क्या होता है, सा होता है। मतलब विसर्ग को जब उच्चारित में पूछा जाए कि विसर्ग का उच्चारण क्या होता है, तो आपका आंसर होगा कि विसर्ग का उच्चारण हा होता है। जब पूछा जाए विसर्ग को देवनागरी लिपि में लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, उसको सा लिखेंगे। इसके बाद ये पूछ लिया जाए इसका उच्चारण स्थल क्या है, तो इसका उच्चारण स्थल होता है दोस्तों कंठ। क्यों, चूंकि हा का भी उच्चारण स्थल हमने कंठ लिखा है, इसलिए विसर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है दोस्तों, कंठ होता है। अर्थात विसर्ग आपका कंठ वर्ण है, क्या है दोस्तों, कंठ वर्ण है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, इतनी सारी चीजें आपको विसर्ग के बारे में पता होनी चाहिए। चलिए, विसर्ग के बाद अब हम लोग अगली परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी अगली परिभाषा है दोस्तों आगत वर्ण। क्या है, आगत वर्ण। आज की पांचवी परिभाषा आपको क्या हो गई, आगत वर्ण। ठीक दोस्तों, जब हम आगत वर्ण की बात करें, आ मतलब आना, क्या होना, आना, जो आते हैं, जो बाहर से आए हुए वर्ण, उन्हें हम कहते हैं आगत वर्ण। हिंदी भाषा की जो वर्णमाला उसमें क्या कहते हैं आपके, अरबी फारसी, कुछ वर्ण अरबी फारसी से आए हैं, तो कुछ आपके अंग्रेजी से आए, अंग्रेजी के प्रभाव के कारण भी कुछ वर्ण आए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बेसिकली अध्ययन करते हैं तो अरबी फारसी और अंग्रेजी का ही देखते हैं। तो देखिए अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो अरबी फारसी के आगत वर्ण होते हैं उनमें वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है, वर्णों के नीचे नुक्ता लगा होता है। अब आप पूछेंगे नुक्ता क्या होता है, तो दोस्तों यहीं पर हम आपको बता रहे हैं नुक्ता क्या होते हैं। जो नुक्ता लिखा है ना, जो आप लोग नुक्ते कहते हैं ना, अब यहाँ मालवा क्षेत्र में नुक्ती बूंदी को कहा जाता है। तो नुक्ती कैसी होती है, ऐसी होती है कि नहीं होती है, तो ये नुक्ता का साइन भी ऐसा ही होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा, ये कौन कौन से यहीं पर लिखेंगे तो नुक्ता भी लगा देंगे। ये 5 वर्ण है जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। कितने, कौन कौन से वर्ण है, 5 वर्ण है दोस्तों जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आपका पहला है क, ठीक। अब यहाँ पर हम ब्लैक से लगा रहे हैं, जैसे ये दोस्तों, ये जो बिंदु रख दी जाती, ये बिंदु आपको दिख रही होगी, हम जूम करके थोड़ा सा इसे दिखा रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर ये हमने लिखा का, और यहाँ पर ये ऐसे बिंदु आपने देखी होगी, ये कहलाती है नुक्ता। इसी प्रकार हमने लिखा दोस्तों, कौन 5 वर्ण कौन कौन से, का हो गया आपका, फिर आपका का के बाद आपका हो गया क्या दोस्तों, खा, खा के बाद यहाँ देखिएगा, यहाँ ऐसे ये बिंदु रखी रहती, ये हो गया आपका ख। तीसरे 5 वर्ण होते हैं, 5 हम लिख दे रहे हैं। फिर हो गया ग,
ये देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये नुक्ते का साइन हमेशा जो खड़ी पाई होती है उसके आसपास लगता है। ख, इसके बाद होता है आपका जा, और लास्ट होता है आपका फ। ठीक, ये आपके हो गए अरबी फारसी। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि अरबी फारसी के वर्ण कौन कौन से जो प्रयोग करते हैं हम लोग करते हैं क, ख, ज, ग और फ, ये आपके वर्ण हो गए दोस्तों। क्योंकि आप इनका उच्चारण करते हैं ना, तभी आपको पता चलता है इज। इज ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता इस। क्या पढ़ते हैं हम लोग, दिस इज। जब इस बोलते हैं दोस्तों, तो जब इसका उच्चारण करते हैं तो जेब जाकर बिल्कुल जो हमारा वर्ष होता है, दंत मूल होता है, वहां पर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो इस कारण से, और एक कहावत प्रचलित है हिंदी में, क्या प्रचलित है नुक्ते को लेकर, जो हमेशा कही जाती है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। जैसे दो शब्द हम लिखते हैं सर, एक लिखा हमने सरा और एक लिखा जरा। तो एक का मतलब होता है दोस्तों, जरा का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है थोड़ा सा, और एक का मतलब होता है बुढ़ापा। ठीक, तो हमेशा याद रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं। खुदा क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो अरबी। अब अंग्रेजी वाला आता है। जब अंग्रेजी वाले वर्ण की बात करते हैं दोस्तों, तो अंग्रेजी से जो प्रयोग होता है उसमें क्या लगा होता है, अर्धचंद्र। क्या लगा होता है, अर्धचंद्र। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो अर्धस्वर है आपका। कौन सा है, अर्धस्वर है जो आपसे पूछा जाता है। अब वो कौन सा है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, देखिए ये अर्धचंद्र के रूप में औ। क्या है, औ। ठीक, जो इसका उच्चारण होता है दोस्तों, इसका उच्चारण आ और ओ के मध्य होता है। तो इसका उच्चारण आप हमेशा याद रखेंगे, किसके मध्य होता है, इसका उच्चारण आपका आ और ओ के मध्य होता है। किसके मध्य होता है, आ और ओ के मध्य। तो ब्रैकेट में अगला पॉइंट लिख लेंगे, उच्चारण इसका आ का उच्चारण किसके मध्य होता है, आ और ओ के मध्य। अब देखिएगा इसके प्रयोग, अर्धचंद्र जो है ना, अर्धचंद्र के प्रयोग में क्या क्या समस्याएं हो जाती, क्या गलतियां कर देते हैं। हमने लिखा, देखिए मान लीजिए एक लिखा हमने चाक और एक लिखा हमने चौक। इसी क्रम में हमने एक लिख दिया दोस्तों हाल, और एक में लिख दिया हमने हॉल। ठीक, एक और देखिएगा, एक में लिखा हमने हॉर्न और एक में लिख दिया हमने हॉर्न। अब ये तीन हमने ग्रुप लिख दिया, तीनों में देखिएगा क्या अंतर हो जाता है। अब यदि हम इसमें देखें दोस्तों, तो यदि हमें ये लिखना था और हमने ये लिख दिया, या फिर हमें दोस्तों ये लिखना था, हमने ये वाला लिख दिया, तो हो जाएगा अर्थ का अनर्थ। क्या हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ। हम जो बात कह रहे होंगे वो अर्थ नहीं कह पाएंगे। जैसे हमने कहा दोस्तों चाक, इस चाक का मतलब क्या होता है, और उस चौक का मतलब, ये चाक होते हैं दोस्तों जो कुम्हार होते हैं, कौन, कुंभकार जिन्हें कहते हैं, उनके द्वारा जो मटके बनाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसे वो ऐसे चक्के पहिए के जैसा एक यंत्र होता है जिसके साथ वो घड़ा बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे कहते हैं हम चाक। ये चौक होती है, इस चौक का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, जो बोर्ड में लिखने के लिए खड़िए का प्रयोग किया जाता था पहले, वो कहलाती है चौक। इसी प्रकार हाल और हॉल का देख लीजिए। हाल, ये हाल हो गया, हम जो पूछते हैं क्या हाल चाल है आपके जनाब, वर्तमान में आपके हाल चाल कैसे हैं, तो ये वाला हॉल हो गया हाल चाल वाला। ये हॉल, ये हॉल बढ़िया है, हमने क्या कहा, ये हॉल बढ़िया है, तो हॉल हमने बोला, तो इस हॉल का मतलब हो गया एक बड़ा कमरा। क्या हो गया, बड़ा कमरा। तो देखिए केवल इसके कारण, इस अर्धचंद्र के कारण अर्थ का अनर्थ हो गया कि नहीं हो गया। हमने उससे पूछा था हॉल कैसा है, तो उसने क्या बोला, हाल चाल समझ लिया। ठीक, हमने यही समस्याएं हो जाती हैं। इसके बाद हमने लिखा, देखिए ये लिखा आखिरी हॉर्न, हार्न और हॉर्न। क्या लिखा है, केवल अर्धचंद्र का अंतर। इस हॉर्न का मतलब हो जाता है आपका सींग, और इस हॉर्न का मतलब क्या हो जाता है, इस हॉर्न का मतलब हो जाता है दोस्तों वो हॉर्न बजाने वाला। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि आगत वर्ण कौन कौन से हैं अरबी फारसी के, तो अरबी फारसी के आपके कौन कौन से निकल के आया, ये देख लिया हमने, क ख ज और फ। ठीक, इसके बाद हमने आगत वर्ण में भी देखा ओ, तो इसका उच्चारण हमेशा कहा किसके मध्य होता है, आ और ओ के मध्य होता है। और देख लिया आप सबने कि यदि हमने ये अर्धचंद्र का प्रयोग ना करके सिंपल लिख दिया तो अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा। हम मंगाना चाहते थे चौक और सामने हमने बोल दिया चाक, तो क्या लेकर आ जाएगा, वो कुम्हार के जहां जाकर एक पहिया लेकर आ जाएगा जिससे हम मटका बनाएंगे।
ना कि वो चौक लेकर आएगा जिससे हम बोर्ड पर लिख सकें। ठीक है, इस प्रकार से हमारी ये परिभाषा भी समाप्त होती है। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगली परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों द्वित्व वर्ण की। कौन सी पढ़ते हैं? द्वित्व वर्ण। ठीक, अब द्वित्व वर्ण का भी प्रश्न आ चुका है, तो यहाँ पर गौर। द्वित्व मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं? ट्विंस। मतलब एक जैसे दो वर्ण आ जाएं तो आपका प्रश्न भी इसका ऐसा आता है। प्रश्न हम पहले बता देते हैं, आपसे पूछ लिया जाएगा निम्न में से कौन सा द्वित्व वर्ण का उदाहरण है। तो एक आपका आ गया मान लीजिए दिल्ली, ठीक। दूसरा आ जाएगा आपका बी, मान लीजिए आ गया संगम। सी आ गया मान लीजिए आपका, सी लिख लीजिए राम। डी आ गया आपका समीर। फिर आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों हमने क्या लिखा है, जैसा कि शब्द ही लिखा है द्वित्व अर्थात ट्विंस, मतलब कोई भी वर्ण दो बार आएगा। तो इसमें आप एक बात याद रखिएगा, समान वर्ण दो बार आते हैं। समान वर्ण दो बार होते हैं, मतलब एक जैसे वर्ण आपस में जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? या समान वर्ण आपस में जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। जैसे दिल्ली, बिल्ली, कुत्ता। ठीक, ये आपके क्या हो जाएंगे? सज्जन, आधा जा पूरा जा, है ना। तो ये सब उज्जवल, ये सभी आपके द्वित्व वर्ण के उदाहरण। द्वित्व का मतलब ट्विंस। जब ट्विंस होते हैं, ट्विंस का मतलब ये क्या होता है दोस्तों? उनके रंग रूप वेशभूषा सब कैसी होगी? एक जैसी होगी। बस अंतर केवल ये होगा आपका कि जो द्वित्व वर्ण होते हैं उसमें एक आधा वर्ण होता है, दूसरा पूरा। आप एक लाइन में लिखना चाहें तो आधा प्लस पूरा, आधा प्लस पूरा एक जैसा वर्ण। एक जैसे वर्ण, एक जैसे वर्णों का योग यदि किसी में दिख जाए जिसमें एक आधा वर्ण हो और एक पूरा वर्ण हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वित्व वर्ण कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा दोस्तों हम देखते हैं व्यंजन गुच्छ। शायद सातवीं परिभाषा ये व्यंजन गुच्छ। जब गुच्छ आ गया दोस्तों मतलब गुच्छे की बात की जा रही है। और गुच्छे में क्या एक चीजें होती हैं? बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं होती? तो जब भी दोस्तों किसी शब्द में दो से अधिक व्यंजन आ जाए, क्या आ जाए? दो से अधिक व्यंजन आ जाएं और उनके मध्य स्वर ना हो, तब हम उसे कहते हैं व्यंजन गुच्छ। जैसे देखिए हमने लिखा उ, आधा जा, फिर आधा जा, फिर वाह, उज्जवल। उज्जवल लिखा। फिर एक और हम लिखते हैं सा, आधा ना, फिर आधा ना, फिर आधा ना, फिर या और सी। ये दोनों जो हमने लिखे ये आपके व्यंजन गुच्छ के उदाहरण हो गए। क्यों दोस्तों? यहां पर आप देखिएगा एक आधा जा आया, फिर एक आधा जा आया, फिर वाह आया। वाह में हलन आ, मतलब ये दो से अधिक है कि नहीं है? और इनके बीच क्या स्वर है? नहीं है। जब दो से अधिक व्यंजन वर्ण एक साथ हो और उनके मध्य कोई भी स्वर ना हो, तब हम उस समूह को कहते हैं व्यंजन गुच्छ। क्लियर हो गया? तो आपका ये व्यंजन गुच्छ का, क्योंकि ये और ये इन तीनों के बीच क्या है? आपका क्या है? स्वर नहीं है। मतलब इसमें एक बात याद रखना है, दो से अधिक व्यंजनों का स्वर रहित समूह, दो से अधिक व्यंजनों का जो स्वर रहित समूह होता है वो आपका क्या कहलाता है? व्यंजन गुच्छ कहलाता है। तो क्लियर हुआ दोस्तों? व्यंजन गुच्छ क्या होते हैं? उज्जवल हमने लिखा, सन्यासी लिखा, तो ये सब किसके उदाहरण है? आपके व्यंजन गुच्छ के उदाहरण है। ठीक, इसके बाद चलिए अगली परिभाषा हम लिखते हैं अनुतान। क्या लिखते हैं? आठवीं या नौवीं परिभाषा जो भी है, तो हो गई आपकी क्या? अनुतान। अनुतान को दोस्तों हम एक दो नाम से और जानते हैं। अनुतान को ही हम कहते हैं सुर लहर। क्या कहते हैं? सुर लहर। तो वाक्यों को पढ़ते वक्त दोस्तों जो उतार चढ़ाव, सुर लहर क्या होती है? सारे गाँव में ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे ये, तो ये जो उतार चढ़ाव है दोस्तों, जो क्या होता है? आरोह अवरोह होता है, उसे हम कहते हैं अनुतान। क्या बोला हमने? शब्दों का उच्चारण करते समय, ठीक है ना, जो आरोह अवरोह होता है उसे हम कहते हैं अनुतान। इसीलिए इसका एक अन्य नाम क्या है? सुर लहर। तो आपसे देखिए हिंदी में अनुतान बहुत मायने रखता है। कैसे? मान लीजिए हमने बोलने के क्रम में
एक बार बोला अच्छा और एक बार बोला अच्छा, तो दोनों में अंतर हो जाए कि नहीं होगा। तो ये सुर लहर जब भी हम उच्चारण करें तो सुर लहर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमें उच्चारण करते वक्त इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम सही रूप से उच्चारण करें। ठीक, अनुतान आपको क्लियर हो गया। अनुतान के बाद आता है दोस्तों अगला जो हमें लिखना है स्वराघात। क्या लिखना है 10वां, स्वराघात या इसी को बलाघात कहते हैं। ठीक, जैसे दोस्तों व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग, ये प्रश्न आया कि स्वराघात या बलाघात कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर आप गौर करिएगा, पहले समझ लीजिए होता क्या स्वराघात। स्वराघात मतलब स्वर पर आघात, आघात का मतलब होता है चोट करना। क्या निकला देखिए, स्वर धन आघात। स्वर धन आघात जब काम ने तो स्वर पर क्या देना, चोट देना, आघात करना। अब यहाँ हथौड़ी से या हैमर से तो हम चोट मारेंगे नहीं, तो यहाँ पर किससे चोट मारेंगे, आवाज से मारेंगे, अपने टोन से मारेंगे, जोर देंगे। ठीक, तो जब जो शब्द होता है, शब्द में के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, जैसे सामने वाला सही तरीके से समझ सके, सही तरीके से लिख दिया जाए, तो जब किसी शब्द विशेष पर जो जोर दिया जाता है या अक्षर पर जो विशेष जोर दिया जाता है, तो जो कि स्वर के स्वराघात की बोला जाए तो हम बोल देंगे किसी स्वर पर जो जोर दिया जाता है उसे हम कहते हैं स्वराघात। परंतु जब बलाघात की बात कर दी जाए तो क्या बोलेंगे, जब किसी शब्द वाक्य या वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने हेतु उस पर जो विशेष बल दिया जाता है, जो विशेष जोर दिया जाता है, उसे हम बलाघात कहते हैं। अब यहां से आपसे पूछ लिया जाए, इसके प्रकार ही पूछा गया है दोस्तों, लास्ट टाइम पटवारी एग्जाम में भी पूछा गया कि बलाघात कितने प्रकार के होते हैं, स्वराघात कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग। अब हमने 3 भाग लिया तो आपके दिमाग में कुछ बातें आ गई होंगी। जैसे कौन कौन सी बातें आ गई होंगी, पहला हो गया होगा वर्ण, दूसरा हो गया होगा शब्द, और तीसरा आपके दिमाग में आ गया होगा क्या, वाक्य। तो इसी आधार पर भी बलाघात 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, वर्णों पर जो दिया जाता है, जिस है ना, दूसरा होता है शब्द पर, और तीसरा होता है आपके किस पर हो जाता है, तीसरा आपके वाक्य पर हो जाता है। ठीक, तो जब भी आपसे पूछा जाए तो बलाघात का अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे बलाघात का अर्थ होता है जोर देना। ठीक, इस प्रकार कितने प्रकार हुए इसके, 3 प्रकार हो गए। पहला होगा आपका वर्ण, दूसरा हो गया अक्षब्द, और तीसरा हो गया वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण को आप अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 3 होते हैं। जैसे अब बलाघात के भी नियम कभी आपसे पूछ लिया जाए, और आपको याद होगा दोस्तों जब आप बचपन में लिखते रहे हो, जैसे आपको लिखना मान लीजिए नदी, तो टीचर कैसे बोलते थे, न दी। फिर जैसे आपको लिखना मान लीजिए कामना, कामना। अब आधे आधे वर्ण आ जाए तो फिर क्या होता है कि आधे वाले के पहले में जोर दे देते थे, जिससे आप आसानी से लिख सके। इसलिए दोस्तों बलाघात के कुछ नियम होते हैं जो सिंपल हम आपको बता रहे हैं, कभी पूछ लिया जाए तो हमेशा याद रखिए दोस्तों। मान लीजिए सभी एक जैसे शब्द लिखे हैं, क, म और ल ऐसा लिखा है, तो हमेशा यदि सभी वर्ण क्या हो, अक्षर क्या हो, लघु अर्थात छोटे हो, और किसी एक में बड़ा आ की मात्रा लगी हो, तो सदैव जो बड़ा आ वाली मात्रा का होगा दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, बलाघात होगा। तो आपसे पूछ लिया जाए ये जो कमला शब्द लिखा है, तो कमला शब्द में बलाघात किसमें है, क्या पूछ लिया गया, कमला लिखा है तो आपका हो जाएगा लाम में बलाघात। दूसरी आपको याद रखना है दोस्तों कि बलाघात हमेशा संयुक्त वर्ण के पहले वाले अक्षर में होता है। संयुक्त वर्ण के पहले वाले में सदैव बलाघात होता है। जैसे हमने लिखा दोस्तों सक्षम, तो अब इसमें पूछ लिया जाए, अब तो आपको सब छोटे छोटे दिख रहे हैं अब इसमें पूछ लिया जाए कि सक्षम शब्द में कहां पर बलाघात है, स्वराघात है। तो हमने क्या कहा, जो भी संयुक्त वर्ण होते हैं, संयुक्त वर्ण के जो पहले वाला अक्षर होता है, वर्ण होता है, सदैव उस पर आपका बलाघात होता है। अब संयुक्त वर्ण हमने सुना तो हमारे दिमाग में पहले तो चार तो आई गए, छा, छत्री, त्रा, त्रिशूल, ज्ञा, ज्ञानी और श्रा। आ गए नहीं आ गए दोस्तों। तो इसमें जब भी बोलेंगे तो हम कैसे, सक्षम, हमेशा हम उच्चारण करें जैसे आप सही तरीके से लिखें, तो क्या सक्षम, सक्षम। तो सा में हमने जोड़ दिया कि नहीं दिया, जैसे हमने कहा विद्यालय, जब हमने विद्यालय बोला दोस्तों तो आप बताइए किसमें होगा, विद्यालय। तो जब भी संयुक्त हो जाएगा, क्योंकि या में भी है और यहां पर वी में भी होगा, क्यों, क्योंकि संयुक्त वर्ण के विद्यालय। तो जो आपको जोर से सुनाई देगा दोस्तों तो उसमें होगा आपका स्वराघात या बलाघात। इसके अलावा दोस्तों कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि अब मान लीजिए लिखा है घास, ये लिखा है घास,
अब इससे पूछ लिया जाए कि आपका किस शब्द में बलाघात है, किस अक्षर पर बलाघात है, जो शब्द दिया गया हुआ है नीले कलर में घास, उसमें किस अक्षर में बलाघात है, तो आप क्या बताएंगे जब उच्चारण करेंगे तो घास, तो मतलब किस पे हुआ आपका बड़ा आ यहाँ पर हुआ। इस प्रकार से दोस्तों आपका स्वराघात और बलाघात भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों हलंत। क्या देखते हैं हम लोग, अगला हलंत देखते हैं। हलंत, इससे दोस्तों इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा गया। प्रश्न क्या आया था कि कौन सा स्वर रहित व्यंजन है और कौन सा स्वर सहित। तो हलंत का चिन्ह होता है दोस्तों एक तिर्यक रेखा, इसका संकेत क्या होता है, एक तिर्यक रेखा होता है। और प्रयोग हमेशा कहां कब किया जाता है इसका प्रयोग होता है दोस्तों स्वर रहित व्यंजन को लिखने के लिए। स्वर रहित व्यंजन को जब भी हमें स्वर रहित व्यंजन लिखना होता है दोस्तों, तब हम हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे क, ख, ग, ये कहलाता है आपका हलंत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये भी परिभाषा आपकी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम क्या देख ले, हलंत आप याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में वर्ण विच्छेद का भी टॉपिक आता है। तो अब हम देख लेते हैं वर्ण विच्छेद और इसके बाद अकारांत और उकारांत देख लेंगे ये क्या कहलाते हैं, क्योंकि इसके प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं। इसके बाद अपना दोस्तों ये टॉपिक हो जाएगा क्या समाप्त। तो अब देख लीजिए जल्दी से वर्ण विच्छेद। ठीक, वर्ण विच्छेद दोस्तों इसके दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं, दो प्रकार से प्रश्न बनते हैं। पहला ऐसा बनता है दोस्तों कि आपको टूटे टूटे दे दिए जाएंगे, उनको जोड़ना होगा, और दूसरा जुड़ा हुआ वो दे दिया जाए, उसे बोलेगा इसका सही वर्ण विच्छेद क्या है। विच्छेद का मतलब होता है अलग करना। क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है संधि विच्छेद मतलब तोड़ना, सिंपल सा आप समझ लीजिए, इसका मतलब होता है तोड़ना। और वर्ण क्या होता है, जो भी शब्द है उसको वर्णों में तोड़ना। क्या करना, वर्णों में तोड़ना, क्या कहलाता है, वर्ण विच्छेद। तो इसमें बेसिकली हम करते हैं दोस्तों स्वर और व्यंजन को अलग अलग, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करते हैं। क्या करते हैं वर्ण विच्छेद में, स्वर और व्यंजन को अलग अलग कहते हैं। जैसे देखिए सिंपल सा हम एक लिख रहे हैं, जैसे आप समझने की कोशिश करिए। हमने लिखा दोस्तों प में हलंत लगा दिया, ठीक है, फिर रा में हलंत लगा दिया, फिर क्या लिखा, ए लिखा, फिर मा में हलंत लगा दिया, फिर आ लिखा। आपको ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। क्या लिखा है, ऐसे लिखा है ना। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस वर्ण विच्छेद के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना, एक बात याद रखिएगा कि हलंत से हमेशा अ कट जाता, आ से हमेशा अलंत कट जाता है। और इसकी मात्रा याद रखिएगा, जो आपको कुछ हम बता रहे हैं जिनको आप परिवर्तित रूप में लिख के से और ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जब भी दोस्तों ए आए तो ए को आप इस रूप में लिख लीजिएगा, जिससे आपकी गलतियां नहीं होंगी। आप साइड में लिख लीजिए। जब ये वाला रहे तो इसको आप परिवर्तित करके ऐसे लिख लीजिए। बात वही हम लोगों ने पढ़ा आ की 12 खड़ी। इसके बाद ओ आए दोस्तों, तो ओ तो और तो ठीक है। इसके बाद आपकी छोटी ई आती है तो उसको आप इस रूप में लिख लेंगे। बड़ी ई कहीं पर आए तो उसको आप इस रूप में लिख लीजिए। छोटा ऊ आए तो आप उसको इस रूप में लिख लीजिए। बड़ा ऊ आए तो उसको आप इस रूप में लिख लीजिए। और जब रे ऋषि आए दोस्तों तो उसको आप इस रूप में लिख लेंगे, आ और आ के नीचे सी बना दीजिएगा। बस इतना आप ध्यान रखिए तो आपकी गलतियां नहीं होगी। चलिए अब हमने लिखना चालू किया तो पा में हलंत है, फिर रा में हलंत है, इसको हमने परिवर्तित कर लिया तो कैसे हो गया, ए हो गया, प्लस मा में हलंत है प्लस आ। अब हमने मैथमेटिकल रूप में सॉल्व करना चालू किया। ये हलंत है मतलब आधा पा है, इस आ से ये कट गया मतलब क्या होगा, इसमें एक ही मात्रा लगी है, मतलब इसको कैसे लिखेंगे। अब हमने पा और रा का मेल पढ़ा है। जब भी स्वर रहित वर्ण व्यंजन के बाद, स्वर रहित व्यंजन के बाद रा आता है तो किस रूप में लगता है, वह इस रूप में लगता है। हमने क्या पढ़ा है, रा का प्रयोग पढ़ा है दोस्तों, इसलिए कि जब भी रा स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है तो नीचे इस रूप में लगता है। अब इससे मात्रा कैसी लगती है, ऐसी लगी है तो वो कहां लग जाता है, स्वर रहित वर्ण के ऊपर लगा दी जाती है। फिर आ से हलंत कट गया तो इतने बड़ा जो वर्ण विच्छेद है उससे क्या बन गया, प्रेम। क्या बन गया, प्रेम बन गया। जैसे एक और हम देख लेते हैं दोस्तों, एक और देख लेते हैं अच्छा सा लिख के। हमने लिखा दोस्तों, क्या लिखा, अब यहां देखिएगा। मान लीजिए हमने लिखा वा में हलंत लगा दिया, फिर क्या लिखा, फिर हमने लिखा छोटे ए, फिर हमने लिखा 67 कोण, फिर क्या लिखा हमने, णा लिखा और हलंत लगा के ओ लिखा। ये अब इसका योग क्या होगा, तो हमने देख लिया है ना इनको और इनको कैसे बदलना है। तो पहली लाइन में वा, छोटे ए को हम इस रूप में लिख लेते हैं,
फिर सात षटकोण आ गया, फिर ऋणा आ गया, और फिर इसको किस रूप में लिख लेते हैं, इस रूप में। अब हमें पता है दोस्तों कि आ से हलंत कट जाता है, तो इससे ये कटा, मात्रा बची ना, तो कैसे लगाइए, ऐसे भी। अब ये तो सा आधा, ये तो आधा सा हो गया, इससे ये कट गया तो क्या बचा, ड़ा, और इसमें कैसी मात्रा, ये तो ये मात्रा हम नीचे लगा देंगे, तो इसका योग क्या बना दोस्तों, इसका योग बना आपका विष्णु। ठीक, चलिए अब ये तो टूटे हुए हो गए, अब आप जोड़ के देखिएगा, ये तो जो टूटे हुए हमने जोड़ लिया। अब मान लीजिए ऐसा लिखा, आज का दिन है सोमवार या मंगलवार जो भी, चलिए हमने लिखा सोमवार। अब आ जाएगा इसका सही वर्ण विच्छेद, क्या आपसे कठिन भी आ सकते हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस यही अपनाना। तो अब सोमवार आ गया आपका, तो आप क्या करोगे, क्रम से करोगे, जैसे आप लोग प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं ना, स्थानीय मान, वैसे इसको भी करते जाना अलग अलग। तो सबसे पहले आपको सा दिखा, सा में आप हलंत लगाएंगे, ये किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है कि नहीं है, तो क्या निकल कर आया आपका ओ। फिर माँ लिखा है, तो माँ में हलंत लगाया, आपका क्या निकल कर आएगा, आ, मतलब स्वर और व्यंजन विभक्त करना है। फिर क्या लिखा है, वा में आपने हलंत लगाया, क्या निकलेगा दोस्तों, बड़ा आ। फिर आपने क्या किया, रा को लिखा, रा में हलंत लगा, क्या निकला, आ। तो सोमवार का वर्ण विच्छेद क्या होगा, तो सोमवार का वर्ण विच्छेद हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया आपका। इस तरीके के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आपने समझ लिया कि वर्ण विच्छेद के दोनों प्रकार से प्रश्न क्या आते हैं। पहला तो आपको एक बड़ा शब्द दे दिया जाएगा, उसको तोड़ना है। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद के नाम लिखिएगा, पापा के नाम लिखिएगा, मम्मी के नाम लिखिएगा, उसे पहले तोड़िएगा, तोड़ने के बाद फिर जोड़िएगा, आपकी प्रैक्टिस इसमें हो जाएगी। ठीक, अब आज का जो आखिरी टॉपिक है हम लोग वो देख लेते हैं। आखिरी टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि कभी पूछ लिया जाता है निम्न से कौन सा अकारांत है, कौन सा आकारांत है, कौन सा इकारांत है। तो यहां पर दोस्तों एक ही शब्द लिखेंगे, उससे आप पूरे समझ जाएंगे। हमने क्या लिखा, मान लीजिए हमने लिखा आकारांत, हमने लिखा आकारांत। तो यहां पर आप कुछ मत देखिए, आप पहला देखिए और आखिरी, मतलब आ लिखा है शुरू में बड़ा आ और लास्ट में क्या लिखा, अंत। मतलब यदि किसी शब्द के अंत में बड़ा आ दिख जाए तो आपका क्या लाएगा, आकारांत। जैसे हमने कहा दोस्तों, हमने क्या कहा, मान लीजिए हमने कहा रमा, तो रमा क्या हो गया आपका, आकारांत शब्द हो गया। क्यों, आखिरी में आपको देखना, आखिरी में देखा आपने माँ के साथ किसका क्या जुड़ा हुआ, बड़ा आ जुड़ा है, ये कहलाएगा आपका आकारांत। ठीक, अब मान लीजिए आपका पूछ लिया जाए अकारांत, तो मतलब आखिरी में क्या, छोटा आ है। इसी प्रकार दोस्तों जितने भी आ जाए, मान लीजिए पूछ लिया जाए इकारांत शब्द, इकारांत का मतलब क्या होगा, लास्ट में छोटे ए की मात्रा आएगी। जैसे मान लीजिए हमने लिखा रवि, रवि क्या आपका इकारांत शब्द क्यों है दोस्तों, क्योंकि रवि जो लिखा हुआ है इसके आखिरी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है। इसी प्रकार आपका बन सकता है क्या दोस्तों, इकारांत, पहचान लेंगे। जैसे हमने कहा नदी, नदी में बड़ी की मात्रा लगी कि नहीं लगी। फिर इसी प्रकार आपका बनेगा उकारांत, बस आप यहां देखेंगे पहला और पहला, ये जो पहला लिखा है ना, क्या जो शब्द दिया उसके लास्ट में है उकारांत। फिर आपका उकारांत भी बन सकता है, एकारांत, आइकारांत, ओकारांत, औकारांत, ये सब बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हिंदी के ये जो रोचक भाग चल रहे थे, इसमें हम लोग वर्णमाला का संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। अब आप इन टॉपिक्स को यदि अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निसंदेह आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे वर्णमाला के, और प्रत्येक पेपर में इस टॉपिक से आपसे 2 या 3 प्रश्न अवश्य आने। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। हम लोग अगले क्लास में संधि का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय कह रहा है कि आज की क्लास को विराम देना चाहिए। इसलिए दोस्तों नमस्कार।